नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटायर विजन। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 जो है वो इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिना स्किप किए आप वीडियो को देखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीके के प्रति रुझान बढ़ा है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। दोस्तों, यह वीडियो मेरी मैराथन वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है और मैं चाहता हूं कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आपके इस अपने चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप किस शासक को कहते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है राठौड़ शासक रावचंद्र सेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। जिस तरीके से मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जो भूमिका थी, वैसी जो है वो मारवाड़ में रावचंद्र सेन की भी भूमिका रही है। इसलिए मारवाड़ का महाराणा प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में जो हमें अतिरिक्त जानकारी है वो है, दोस्तों रावचंद्र सेन जोधपुर के राजा थे। उनका कार्यकाल 1562 से 1581 का माना जाता है। वे अकबर के खिलाफ 20 साल तक लड़े थे। मारवाड़ के इतिहास में इस शासक को भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। रावचंद्र सेन को मेवाड़ के राणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है दोस्तों, कि रावचंद्र सेन के लिए संकटकालीन राजधानी के रूप में सिवाना, जो कि बाड़मेर में स्थित है, तथा भादराजून, जो कि जालोर में है, को महत्वपूर्ण माना जाता है। रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद मोटा राजा उदय सिंह वहां के शासक बने थे। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफीतुन्निसा को शरण देकर तथा उनके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है राठौड़ शासक वीर दुर्गादास राठौड़ ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ जो प्रश्न जो पूछा गया है उस प्रश्न के अंदर भी एक प्रश्न और बनने की संभावना है, जिसमें अगर जैसे प्रश्न है कि औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा को शरण देकर तथा उनके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया। तो दोस्तों, ये वीर दुर्गादास राठौड़ ने सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया। यह इनका संबंध किस मुगल शासक के समकालीन ये रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्रश्न बन सकता है। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस राठौड़ शासक को राठौड़ों का यूलिसिस कहा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है राठौड़ शासक वीर दुर्गादास राठौड़ को। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसिस कहा है। दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि उन्हें मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह द्वारा मारवाड़ का भावी रक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? दोस्तों, अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन सन 1570 में किया गया था। दोस्तों, यदि मैं नागौर दरबार की बात करूं तो 1570 ईस्वी में अकबर जो है वो अजमेर यात्रा के लिए आया था। उसने मुगल वर्चस्व का प्रचार और प्रसार करने के उद्देश्य से अकाल राहत पहुंचाने के बहाने नागौर में अपना दरबार लगाया।
और इसी दौरान राजपूताना के अनेक नरेश जैसे मारवाड़ के उदय सिंह, बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राय आदि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध बनाए। दूसरी तरफ मेवाड़ और उसके राज्य और चंद्रसेन विरोधी हो गए। मारवाड़ स्वतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजपूतों से वैवाहिक संबंधों से भी अधिक महत्व नागौर दरबार का है, क्योंकि यहाँ से राजपूत नरेशों का स्पष्ट वर्गीकरण मुगल विरोधी तथा मुगल मित्र के रूप में हो गया था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर के नरेशों में प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कल्याणमल। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम जो है वो अक्सर सही उत्तर पहचान नहीं पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा माइंड करें। बीकानेर के नरेशों में जो प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उत्तर है इसका कल्याणमल। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, बीकानेर के जो किला है उसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। दोस्तों, अगर बीकानेर के किले की मैं बात करूं तो बीकानेर का जूनागढ़ किला एक शानदार संरचना है, जिसके चारों ओर बीकानेर शहर पला बड़ा है। किले को शुरू में चिंतामणि कहा जाता था और फिर 20वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया। जूनागढ़ किले की नींव 1478 में राव बीका ने रखी थी। हालांकि यह तब एक पत्थर के किले के रूप में मौजूद था। किले की गैलरी, लॉन और खिड़कियां पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ करण महल, अनूप महल, चंद्र महल और फूल महल यहाँ की कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। यह माना जाता है कि प्रभावशाली किले के आसपास की नहर में सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को पाला गया था। वास्तुकला के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुगल, गुजराती और राजपूत शैली का एक अच्छा मिश्रण है। दोस्तों, इस विशिष्ट विवरण में एक दो प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए आराम से और गंभीरता से सुने। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर के समय में 1301 में आक्रमण किया था। दोस्तों, अगर रणथंभौर की बात की जाए तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना जो है वो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी और यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हम्मीर का नाम सर्वोपरि है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण का जो मूल कारण था वो हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना था। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हम्मीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया। वह वीरोचित गति को प्राप्त हुआ और हम्मीर की रानी रंगा देवी या रंग देवी और पुत्री ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का दोस्तों प्रथम जौहर माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से और राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। हम्मीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। दोस्तों, ये इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था? दोस्तों, जालोर की जो चौहान शाखा थी उसका संस्थापक जो है वो कीर्तिपाल था।
अगर उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दूं तो जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था और प्राचीन शिलालेखों में जालोर का जो नाम है वो जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। इसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं और इसी पर्वत के नाम से चौहानों की यह शाखा सोनगरा कहलाई और इस शाखा का प्रसिद्ध शासक जो है वो कान्हड़दे चौहान था। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतने से पूर्व 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया, उस समय दुर्ग का रक्षक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और उस समय जो है वो दुर्ग का रक्षक चौहानों का एक सरदार जिसका नाम सातल देव था। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना विजय के उपरांत उसका नया नाम क्या रखा था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना विजय के उपरांत उसका नया नाम खैराबाद रखा था। इस विजय के पश्चात 1311 में जालोर का भी पतन हो गया और वहां का जो प्रतापी शासक था कान्हड़ देव वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जालोर की चौहान शाखा का शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। तो दोस्तों इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि जालोर की जो चौहान शाखा थी उसका शक्तिशाली शासक कान्हड़दे चौहान था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कुंभाकालीन राणपुर के लेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है? इसका उत्तर है दोस्तों वृंदावती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राणपुर के लेख का संबंध कौन से जिले से है, ये भी पूछा जा सकता है। राणपुर का लेख जो कि बूंदी से संबंध रखता है उसका संबंध किस मेवाड़ शासक से है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। यानी कि प्रश्न में भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए गंभीरता से और शांति से सुने प्रश्नों को और उत्तर को बिना स्किप किए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बूंदी के प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों बरसिंहाड़ा ने। बरसिंहाड़ा ने इस दुर्ग का निर्माण किया था और यह जो दुर्ग है वो भित्ति चित्रण के लिए बेहद प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी किसका स्मारक है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शत्रुसाल हाड़ा। यानी कि जो बूंदी की जो प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी है उसका संबंध हाड़ा शासक शत्रुसाल से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके अपने छोटे भाई का चैनल है और आपका अपना चैनल है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर में नाथों की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है दोस्तों मारवाड़ के मानसिंह के द्वारा इस महामंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि नाथों की प्रसिद्ध पीठ मानी जाती है। दोस्तों इसके बारे में अतिरिक्त जो जानकारी है वो ये है कि मानसिंह ने अपने जो इष्ट थे जलंधर नाथ, उनके एक शिष्य थे देवनाथ, उनके लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था और महामंदिर को उस समय में जो है वो ठिकाने का दर्जा भी प्राप्त था। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले वैष्णव धर्म का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो हमारा उत्तर है दोस्तों घोसुंडी के अभिलेख से हमें राजस्थान में सबसे पहले वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है।
दोस्तों इसके बारे में अतिरिक्त जो जानकारी है वो ये है कि इसको हाथी बाड़ा का शिलालेख भी कहते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास से यह प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। ये ब्राह्मी लिपि में संस्कृत के प्राचीनतम शिलालेखों में से एक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वयं को रघुवंश तिलक कहते थे। स्वयं को रघुवंश तिलक कौन कहते थे? तो कछवा वंश के जो शासक थे वो स्वयं को रघुवंश तिलक कहते थे। क्वेश्चन बहुत सीधा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को स्किप ना करें, नजरअंदाज ना करें और इनको गंभीरता से लें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर शरीफ के बाद राजस्थान में इस्लाम के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। तो नागौर में जो प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वो राजस्थान में अजमेर शरीफ के बाद इस्लाम धर्म की आस्था का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? इसका उत्तर है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ये भारत आए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर गलती होने के चांस होते हैं ऐसे प्रश्नों में। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो दोस्तों आपके अपने भाई के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी राज्य में कहां पर बनी हुई है? तो संत रैदास की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। दोस्तों इसके बारे में अतिरिक्त जो जानकारी है वो ये है कि रैदास की छतरी मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जो कि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु रह चुके हैं, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है ये छतरी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। इसका उत्तर है दोस्तों नारायणा जयपुर, यानी कि दादू पंथ की प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू धर्म संबंधी स्वतंत्र विचारकों में प्रमुख संत है। उनकी मृत्यु 1605 में नारायणा जयपुर में हुई थी। नारायणा की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। इनके 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिनमें सुंदरदास रज्जब जी प्रमुख हैं। दादू के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है संत दादू के बारे में कि संत दादू जो है वो आमेर के कछवाहा शासक मानसिंह के समकालीन थे। यानी कि हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि मानसिंह के समकालीन थे, मतलब अकबर के भी ये समकालीन थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो हमारा उत्तर है बाबा रामदेव जी को कामड़िया पंथ के संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगर दोस्तों मैं बाबा रामदेव जी की बात करूं तो एक तो ये कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। उंडू का समेर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने आजीवन हिंदू मुस्लिम समन्वयता के लिए प्रयास किया था। इनका समाधि स्थल रामदेवरा रुणेचा में है, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल माना जाता है ये। और इनकी स्मृतियों में जो रामदेवरा का जो मेला आयोजित होता है, वहाँ हजारों की तादाद में जो इनके श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। इनका मेला जो है उसकी प्रमुख विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव है और इस मेले में कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम जो है वो राम शाह पीर और पीरों के पीर मानते हैं।
दोस्तों ये थी बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम स्नेही राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शाहपुरा भिलवाड़ा। शाहपुरा भिलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दोस्तों इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी दूं इस संप्रदाय के बारे में, तो वर्तमान में टोंक जिले की सोडा ग्राम में विजय वर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचरण जी, जो कि जिनकी प्रमुख जो रचना है, इनके विचारों का जो मूर्त रूप जिस रचना में हमें दिखता है उसका नाम अणभई वाणी है। और राम स्नेही संप्रदाय का जो है वो प्रचलन इन्होंने ही किया था। और इनके जो अनुयायी है वो निर्गुण उपासक होते हैं, निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे ये, और इनके जो अनुयायी हैं वो भी निर्गुण भक्ति धारा का अनुसरण करते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और इस पंथ में नैतिक आचरण, गुरु महिमा, सत्य निष्ठा, धार्मिक और अनुशासन पर बल दिया जाता है। दोस्तों ये थी राम स्नेही संप्रदाय के बारे में कुछ बातें। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अणभई वाणी किसकी रचना है? दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। मैं पहले बता चुका हूं कि अणभई वाणी संत रामचरण जी की रचना है और ये जो है वो राम स्नेही संप्रदाय से संबंध रखते थे। अर्थात अगर हम अगर हमें परीक्षा में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि अणभई वाणी एक रचना है जिसका संबंध किस संप्रदाय से है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका उत्तर राम स्नेही संप्रदाय होगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चारण कवि दुर्सा आढ़ा द्वारा स्वयं की पीतल की मूर्ति कहां पर बनवाई गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अचलगढ़ सिरोही में। कवि दुर्सा आढ़ा जो कि चारण कवि थे, उनकी स्वयं की जो पीतल की मूर्ति थी वो अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, अचलगढ़ सिरोही में बनवाई गई थी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजमेर के कौन से किले का उपयोग वर्तमान में संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मैगजीन का किला। यह जो है वो राजस्थान जीके के संदर्भ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। दोस्तों इस किले के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, इसका निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया था। इस किले को अकबर का दौलत खाना या मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम पद्धति से निर्मित इस किले का निर्माण अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए करवाया था। मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बना यह राजस्थान का एकमात्र किला माना जाता है। यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनी थी उसको अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। अकबर जब भी अजमेर आया इस किले में ठहरा था। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है इस किले के बारे में कि मुगल शहंशाह जहांगीर उदयपुर के महाराणा अमर सिंह को हराकर मेवाड़ को अधीनता में लाने के लिए 18 नवंबर 1613 को अजमेर आया था तथा 3 वर्ष तक इसी किले में रुका था। दोस्तों इस किले के बारे में अंतिम फैक्ट ये है कि किले के मुख्य द्वार को जहांगीरी दरवाजा भी कहते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आना सागर झील के किनारे किसने 12 दरी का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों शाहजहां। शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण आना सागर झील के किनारे करवाया था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों
राव राजा प्रताप सिंह। राव राजा प्रताप सिंह ने जो है वो अलवर राज्य की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलवर के बाला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। अलवर का जो बाला दुर्ग है उसका निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया था। दोस्तों हमारे प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके अपने भाई का चैनल है। और दोस्तों एक जानकारी मैं आपसे ये भी लेना चाहता हूँ कि हमारा ये जो वन लाइन क्वेश्चन का जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है? अगर इसमें आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चाहता तो मैं 4 ऑप्शन वाला प्रश्न भी दे सकता था, लेकिन दोस्तों अगर हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन के भरोसे रहते हैं तो हमें जो डर है इस बात का कि एग्जाम में एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन को ही हम माइंड में रखते हैं, इस वजह से क्वेश्चन का रूप अगर चेंज होकर आता है तो ऐसे में हमारे गलती करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम वन लाइन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इससे फायदा हमको ये मिलेगा कि उत्तर जो है वो कभी हमारा स्लिप ऑफ माइंड नहीं होगा। इसमें सफलता के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं और हमारा दिमाग भी कांस्टेंट रहता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी संत कबीर शाह की दरगाह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका उत्तर जो है वो करौली है दोस्तों। परीक्षा की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूफी संत कबीर शाह की दरगाह करौली से संबंध रखती है सर। ऐसा कहते हैं कि कबीर शाह की दरगाह का निर्माण जब हुआ तब इसको बनाने के लिए जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ था वो जयपुर से मंगवाए गए थे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा स्थल राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर है दोस्तों किराड़ू बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर का किराड़ू स्थान जो है वो राजस्थान के खजुराहो के नाम से काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों किराड़ू बाड़मेर के जो मंदिरों का जो निर्माण का जो काल है वो 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। और जो किराड़ू जो है वो ऐसा कहा जाता है कि शापित नगरी के नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ पे किसी ऋषि का शाप पड़ा था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पर उससे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि किराड़ू में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है उसमें जो प्रयुक्त जो शैली है निर्माण की वो सोलंकी शैली के सोलंकी शैली का प्रयोग हुआ है मंदिरों के निर्माण में। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैनियों के तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है दोस्तों केशोराय पाटन। केशोराय पाटन बूंदी में मुनि सुव्रत नाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारबाग की छतरियों का संबंध राजस्थान की किस जिले से है? दोस्तों इसका उत्तर है कोटा। कोटा से क्षारबाग की छतरियों का संबंध है। दोस्तों छतरी किसको कहते हैं? जो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा जो थे उनकी उनका निधन होने पर उनको जहां जलाया जाता था उस स्थान पर उनकी स्मृति में जो इमारत बनाई जाती थी उसे छतरी कहा जाता था। तो जैसलमेर अब थोड़ी जो राजवंशियों के जो शमशान घाट दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो उनको कह सकते हैं कि ये छतरी जो है मूलतः राजवंशियों के शमशान घाट हुआ करते थे। अब जैसलमेर राजवंश की जो छतरियां हैं उनको बड़ा बाग की छतरी कहा जाता है। कोटा राजवंश की बात करें तो उनको उनका नाम क्षार बाग मिलता है। बूंदी राजवंश की बात करें तो उसे केसर बाग की छतरियों के नाम से जानते हैं।
जयपुर राजवंश की बात करें तो गेटोर की छतरिया कही जाती है उनकी। जयपुर राजवंश की बात करें तो गेटोर और महारानी की छतरी दोनों जगह जो है वो वहां के जयपुर राजवंश के जो राजा महाराजा थे उनको जो है वो जलाया गया था। बीकानेर राजवंश की यदि बात की जाए तो उनकी छतरियों को देवकुंड की छतरी कहा जाता है। मेवाड़ राजवंश की छतरियों की बात की जाए तो उनकी छतरियों को आहड़ की छतरिया कहा जाता है। दोस्तों, ये थी राजस्थान के कुछ राजवंशों की, जो प्रमुख राजवंश थे उनकी छतरियों के नाम और उनकी स्थिति। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रजविलास संग्रहालय का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों, ब्रजविलास जो संग्रहालय है वो कोटा जिले से संबंध रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, या आपको कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलवी की गुफाओं का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झालावाड़ से संबंध है कोलवी की गुफाओं का। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों, खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में हुआ था। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा था कि उसमें बाबर विजयी हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी यह है कि खानवा का जो युद्ध है वो 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया। और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और महाराणा सांगा की इसमें हार हुई थी। बाबर जो है वो तोप और बारूद के इस्तेमाल करने की वजह से यह युद्ध जीता था। यानी कि बाबर ने इस युद्ध में तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया था और इस युद्ध में वह विजय हुआ था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्पों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में सांपों के जो लोक देवता है वो गोगाजी को माना जाता है। अगर दोस्तों मैं गोगाजी की बात करूं तो गोगाजी का जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था। सिद्धवीर गोगादेव के जन्म स्थान जो राजस्थान के चूरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है। गोगाजी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहर पीर गोगाजी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगामेड़ी, यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगाजी का मेला भरता है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अनुयायी पूजते हैं। यहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने आते हैं। गोगाजी का जन्म स्थान जो कि राजस्थान के ददरेवा चूरू में है। और ये जो है वो चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भाद्रपद शुक्ल नवमी को हुआ था इनका जन्म। और चौहान वंश में जो प्रतापी राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद गोगाजी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी हरियाणा तक था। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो गोगाजी के बारे में थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, गोगाजी का जो मेला लगता है तो ये इनके मेले में जो है वो न केवल राजस्थान बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात आदि विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की
युद्ध के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका उत्तर है चावड़। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध करने के बाद अपनी जो राजधानी है वो चावड़ को बनाया था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलजा भवानी का मंदिर राज्य में कहां पर स्थित है? दोस्तों, तुलजा भवानी का मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमें जो छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं उनको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इन छोटे छोटे फैक्ट्स से ही क्वेश्चन निकल कर एग्जाम में आते हैं। जहां हम गलती करने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हम कभी किन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं या हल्के में लेते हैं, तो हमारे साथ ये होता है कि वो चीज़ें एग्जाम में आ जाती है, और जब हम वो चीज़ को माइंड करने की कोशिश करते हैं तब वो हमारे माइंड में नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, जो भी पढ़ें गंभीरता के साथ पढ़ें। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैदास की छतरी राज्य में कहां पर स्थित है? तो संत रैदास की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, सूफी संत मलिक शाह का मकबरा राज्य में कहां पर स्थित है? तो सूफी संत जो मलिक शाह है उनका मकबरा जो है वो जालोर के किले में स्थित है। दोस्तों, इसमें सूफी संत जो मलिक शाह का जो मकबरा है वो जालोर के दुर्ग में है। और जालोर के दुर्ग की यदि बात कही जाए तो 10वीं शताब्दी में परमारों के अधीन मारू की 9 किलों में से एक किला जालोर का दुर्ग भी था, और इसे सोनागिर या गोल्डन माउंट के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर के जसवंत थड़ा को किसकी स्मृति में बनवाया गया था? बहुत ही अच्छा, प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह इस क्वेश्चन का उत्तर है जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूर्य मंदिर जो 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी विख्यात है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर है दोस्तों झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़ में सूर्य मंदिर है, जो कि 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के दृष्टिकोण से। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनहरी कोठी का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो दोस्तों, सुनहरी कोठी का संबंध टोंक से है। दोस्तों, टोंक रियासत की स्थापना जो है वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आमिर खां के द्वारा की गई थी। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरबी फारसी शोध संस्थान का संबंध राज्य के किस जिले से है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर है टोंक, यानी कि अरबी फारसी शोध संस्थान का संबंध टोंक जिले से है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैप सागर का संबंध राज्य के किस जिले से है? दोस्तों, इसका उत्तर है डूंगरपुर। गैप सागर जलाशय का संबंध डूंगरपुर से है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भरतपुर के डिग कस्बे के चारों ओर बना मिट्टी का किला जिसका नाम है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है गोपालगढ़। दोस्तों, गोपालगढ़ डिग कस्बे के चारों ओर जो बना मिट्टी का किला उसका नाम है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी राज्य के किस जिले में है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है नागौर। नागौर में राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी स्थित है। दोस्तों,
पहले क्वेश्चनों में छतरी का मैं जिक्र कर चुका हूँ। पहले राजवंश के जो राजा महाराजा जो जिनका निधन हो जाता था, उनकी जहाँ अंत्येष्टि की जाती थी, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो उनको जहाँ जलाया जाता था, वहाँ उनकी स्मृति में एक छतरी बनाई जाती थी, जो कि उनकी भविष्य में या अब उनकी आने वाली पीढ़ियां जो है वो उनके स्मारक के रूप में देखती थी। इसी तरह अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी बनाई गई, जो कि नागौर में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह राज्य की किस जिले में है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नागौर। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में स्थित है। दोस्तों सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी जो है वो सुहरावर्दिया सिलसिले से जुड़े हुए थे। सुहरावर्दी भी मिलता है कहीं कहीं और कहीं कहीं सुहरावर्दिया भी मिलता है। तो भारत में सुहरावर्दिया या सुहरावर्दी सिलसिले की जो नींव है वो 12वीं शताब्दी में शेख अबू नजीब अब्दुल कादरी द्वारा रखी गई थी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारी ये महामैराथन जो वीडियो सीरीज है, जो कि एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन पर आधारित है, उसका पार्ट 3 बहुत जल्दी मैं लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगी हो या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि मैं उस कमेंट को पूरी तरीके से अपने अगले वीडियो में जो है वो सुधार कर आपके कमेंट का सम्मान रख सकूं। दोस्तों आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।